उस दिन जब नवीन अपने दफ्तर से लौटा तो बहुत खुश दिख रहा था। उसे इतना खुश देखकर नेहा को कुछ आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह दफ्तर से लौटे नवीन को थका हारा, परेशान और दुखी देखने की आदी हो चुकी थी। नवीन का इस कदर परेशान होना बिना वजह भी नहीं था। सबसे बड़ी वजह यह थी कि पिछले 10 सालों से वह इस कंपनी में काम कर रहा था, पर उसे आज तक एक भी प्रमोशन ना मिला था। वह कंपनी के मैनेजर को अपने काम से खुश करने की पूरी कोशिश करता, पर उसे आज तक असफलता ही मिली थी। प्रमोशन ना होने के कारण उसे वेतन इतना कम मिलता था कि मुश्किल से घर खर्च चल पाता था। उसकी कंपनी बहुत मशहूर थी और वह अपना काम अच्छी तरह से समझ गया था, इसीलिए वह कंपनी छोड़ना भी नहीं चाहता था। नेहा नवीन के दुखी और परेशान रहने की वजह जानती थी, पर वह कर ही क्या सकती थी। उस दिन नवीन को खुश देखकर उससे रहा नहीं गया। वह चाय का कप नवीन को पकड़ाकर अपना कप लेकर बगल में बैठ गई और उससे पूछा, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो। बात ही खुश होने की है, तुम सुनोगी तो तुम भी खुश होगी। अरे ऐसी क्या बात हो गई, जल्दी बताओ। कंपनी का मैनेजर बदल गया। आज नए मैनेजर ने कंपनी का काम संभाल लिया। बड़ा भला आदमी है, उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेरी ही उम्र का है, पर इतनी छोटी उम्र में मैनेजर बन जाने के बाद भी घमंड उसे छू तक नहीं गया है। आज उसने सभी कर्मचारियों की एक मीटिंग ली। उसमें सभी विभागों के हेड भी थे। उसने कहा कि यह कंपनी हम सभी लोगों की है, इसे आगे बढ़ाने में हम सभी का योगदान है। हम सब एक परिवार के सदस्यों की तरह हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कंपनी के किसी भी सदस्य को कोई परेशानी हो तो वह मेरे पास आए। मैं वादा करता हूँ सभी की बातें सुनी जाएगी और जो सही होगा वह किया जाएगा। आखिर में उसने कहा कि इस इतवार को मेरे घर पर कंपनी के सभी कर्मचारियों की पार्टी है। आप सभी अपनी पत्नियों के साथ आए ताकि हम सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जान और समझ सके। लगता है अब मेरे दिन भी बदलेंगे। तुम चलोगी ना? तुम ले चलोगे तो क्यों नहीं चलूंगी, कहकर मुस्कुराते हुए नेहा वापस रसोई में चली गई। कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 100 से अधिक थी, जिनके रात के खाने का प्रबंध था। मैनेजर ने अपने घर के सामने एक बड़ा सा शामियाना लगवाया था। मैनेजर अपनी पत्नी के साथ शामियाने के दरवाजे पर ही उपस्थित था और आने वाले मेहमानों का स्वागत कर रहा था। मेहमान एक एक करके आ रहे थे और मैनेजर से अपना परिचय, नाम और काम के जिक्र के साथ दे रहे थे। नवीन ने भी मैनेजर से हाथ मिलाया और नेहा ने उनकी पत्नी को नमस्कार किया। अचानक मैनेजर की निगाह नेहा पर पड़ी तो उसके मुंह से निकला, अरे नेहा, तुम यहाँ कैसे? नेहा भी चौंक उठी। उसके मुंह से बोल तक ना फूटे। पहचाना नहीं? मैं उदय। पहचान गई? तुम काफी बदल गए हो। हर आदमी बदल जाता है, पर तुम नहीं बदली, आज भी वैसी ही दिख रही हो, कहते हुए उदय ने अपनी पत्नी की तरफ संकेत किया। नेहा, यह है रोशनी, मेरी पत्नी। और तुम्हारे पति कहाँ है? नेहा ने नवीन को आगे करके इशारा किया और रोशनी को अभिवादन कर उससे बातें करने लगी। अब तक सिमटा हुआ नवीन सामने आकर बोला, सर मैं हूँ नवीन, आपकी कंपनी के एड विभाग में सहायक। यह तो बड़ी अच्छी बात है, कहते हुए उदय ने रोशनी से कहा, रोशनी यह है नेहा। बचपन में हम दोनों एक ही सरकारी कॉलोनी में रहते थे और एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। इनके पिताजी पापा के बॉस थे, पर आज उल्टा है, आप नवीन के बॉस के भी बॉस हैं, कहकर नेहा हंस पड़ी। नहीं, हम लोग आज से बॉस और मातहत के बजाय एक दोस्त के रूप में काम करेंगे। क्यों नवीन, ठीक है ना? खैर, और बातें किसी और दिन करेंगे, आज तो बड़ी भीड़ भाड़ है, कहते हुए उदय अन्य मेहमानों की तरफ मुखातिब हुआ। क्यों, अब तक कई मेहमान आकर खड़े हो चुके थे। पार्टी समाप्त होने पर अन्य लोगों की तरह नवीन और नेहा भी वापस अपने घर लौट आए। नवीन बहुत खुश था। उससे अपनी खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। सोते समय नवीन ने नेहा से पूछा, क्या यह सच है कि मैनेजर साहब तुम्हारी कॉलोनी में रहते थे और तुम्हारी क्लास में पढ़ते थे? इसमें झूठ की क्या बात है? जब पिताजी की नियुक्ति कानपुर में थी तो हमारी कोठी की बगल में ही उदय का क्वार्टर था और उदय मेरी ही क्लास में पढ़ता था। उदय पढ़ने में तेज था, इसलिए वह आज तुम्हारी कंपनी में मैनेजर बन गया और मैं पढ़ने में कमजोर थी, इसलिए तुम्हारी बीवी बनकर रह गई, कहकर नेहा मुस्कुरा तो पड़ी, पर यह मुस्कुराहट जीवन की दौड़ में पिछड़ जाने की कसक को भुलाने के लिए थी। नवीन तो किसी और दुनिया में मशगूल था। उसे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैनेजर साहब उसकी पत्नी के पुराने परिचितों में से हैं। मैनेजर साहब इतना तो सोचेंगे ही कि मेरा प्रमोशन हो जाए। पता नहीं, लोग बड़े आदमी बनकर अपना अतीत भूल जाते हैं। नहीं नेहा, मैनेजर साहब ऐसे आदमी नहीं लगते।
देखा नहीं कितनी आत्मीयता से हम लोगों से वे मिले और यह बताने में भी नहीं चूके कि तुम्हारे पिता उनके पिता के बॉस थे। मुझे नींद आ रही है, वैसे भी कल सुबह उठकर वंश को तैयार करके स्कूल भेजना है, कहकर नेहा ने नींद का बहाना बनाकर करवट बदल ली। थोड़ी ही देर में नवीन भी खर्राटे भरने लगा। नींद नेहा की आंखों से कोसों दूर थी। उसने कुशल स्त्री की भांति नवीन को सिर्फ इतना ही बताया था कि वह उदय से परिचित है। वह बड़ी कुशलता से यह छिपा गई कि दोनों एक साथ पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को चाहने लगे थे। 12वीं कक्षा में तो दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया था, पर दोनों जानते थे कि उन दोनों की आर्थिक स्थिति में बहुत अंतर है और दोनों की जाति भी अलग है। इसलिए घर वाले दोनों को विवाह करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। दोनों ने यह तय किया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दोनों नौकरी तलाशेंगे और उसके बाद अपनी मर्जी से विवाह कर लेंगे। पर आदमी का सोचा हुआ सब कुछ होता कहाँ है। 12वीं कक्षा का परीक्षा फल भी नहीं निकला था कि नेहा के पिता का स्थानांतरण आगरा हो गया और नेहा और उदय द्वारा बनाया गया सपनों का महल ढहकर चूर हो गया। तब ना तो टेलीफोन की इतनी सुविधा थी और ना ही आने जाने के इतने साधन। इसलिए समय बीतने के साथ साथ दोनों को एक दूसरे को भुला भी देना पड़ा। कहते हैं स्त्री अपने पहले प्यार को कभी भुला नहीं पाती। आज इतने दिन बाद उदय को अपने सामने पाकर नेहा के प्यार की आग फिर से भड़क गई। नवीन जितनी बार उदय को सर कहता, नेहा शर्म से मानो गड़ जाती। आज वह उदय के सामने खुद को छोटा महसूस कर रही थी। उसके मन के किसी कोने में यह भी ख्याल आया कि अगर उसका पहला प्यार सफल हो गया होता तो आज वही कंपनी के मैनेजर की पत्नी होती। सभी उसका सम्मान करते और उसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना ना पड़ता। यही सब सोचते सोचते नेहा की आंख लग गई। नवीन का सारा काम विज्ञापन विभाग तक ही सीमित था। विज्ञापन विभाग का प्रमुख उसके सारे काम देखता था। नवीन को यह उम्मीद थी कि उदय अगले ही दिन उसे बुलाएगा और मौका देखकर उसके प्रमोशन की बात कहेगा। नेहा से अपने पुराने परिचय का इतना ख्याल तो वह करेगा ही। पर धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया और उदय का बुलावा नहीं आया तो नवीन निराश हो गया। लेकिन एक दिन जब नवीन को उदय का बुलावा मिला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वह तत्काल इजाजत लेकर उदय के कमरे में पहुंच गया। उदय ने उसे बैठने के लिए इशारा किया और बोला, उस दिन काफी भीड़ थी इसलिए कायदे से बात ना हो पाई। ऐसा करो, कल छुट्टी है, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आओ, आराम से बात करेंगे। एक बात और, दफ्तर में किसी को भी पता ना चले कि हम लोग परिचित हैं। यह जानकर लोग तुमसे अपने कामों की सिफारिश के लिए कहेंगे और मुझे दफ्तर चलाने में दिक्कत आएगी। समझ रहे हो ना? जी सर। नवीन अभी इतना ही कह पाया था कि चपरासी कुछ फाइलें लेकर उदय के कमरे में आ गया। नवीन वापस अपनी सीट पर लौट आया, पर आज वह बहुत खुश था। घर लौटकर नवीन नेहा से बोला, आज मैनेजर साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। कह रहे थे कि भीड़ के कारण कायदे से बात नहीं हो पाई थी। कल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आओ, इत्मीनान से बातें करेंगे। उदय से मुलाकात होने के बारे में सोच नेहा खुश तो बहुत हुई, पर अपनी खुशी छिपाकर उसने पूछा, अरे अपने प्रमोशन की बात की कि नहीं? कहाँ की? एक तो फुर्सत नहीं मिली, फिर कोई आ गया। खुद की प्रमोशन की बात मैं कैसे कह दूँ? ये मेरी समझ में नहीं आता। ऐसा है, कल चलेंगे ना, तो मौका देखकर तुम ही कहना। तुम्हारी बात शायद मना ना कर पाए। मैं मौका देखकर थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर चला जाऊंगा। मुझसे नहीं हो पाएगा। नेहा ने बहाना बनाया। अरे तुम मेरी पत्नी हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सोचो, प्रमोशन मिलते ही वेतन बढ़ जाएगा और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। हमारी जिंदगी आरामदेह हो जाएगी। अभी तुम जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरस जाती हो वे सब एक झटके में आ जाएंगी। मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। तुम एक बार कहकर तो देखो मेरी खातिर। ठीक है, मौका देकर जरूर कहूँगी। नेहा समझ गई कि नवीन प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है। यह कायदे से मुझसे बात नहीं करता, लेकिन प्रमोशन के लिए मुझसे इतनी गुजारिश कर रहा है। अगले दिन नवीन, नेहा अपने 15 वर्षीय बेटे वंश के साथ उदय के घर पहुंचे। उदय का कोठीनुमा घर देखकर नेहा की आंखें चौंधिया गई। हर कमरे की साज सज्जा देखकर वह आह भरकर रह जाती कि काश मेरा घर भी ऐसा होता। रोशनी ने घर पर सहेलियों की किट्टी पार्टी आयोजित कर रखी थी, इसीलिए उदय अपने कमरे में अलग थलग बैठा हुआ था। रोशनी ने नवीन और नेहा का स्वागत तो किया, पर यह कहकर किटी पार्टी चल रही है उन्हें उदय के कमरे में ले जाकर बैठा दिया। हाँ, जाते जाते उसने यह जरूर कहा कि जाइएगा नहीं, पार्टी खत्म होते ही मैं आऊंगी। नवीन के साथ ही वंश ने भी उदय को नमस्कार किया और नवीन ने बताया कि
यह मेरा बेटा वंश है, बस यही एक लड़का है। उदय ने वहीं बैठे बैठे आवाज लगाई, रिया, रिया। थोड़ी ही देर में वंश की समवयस्क एक किशोरी प्रकट हुई और उदय ने उसका परिचय कराते हुए बताया कि यह उनकी बेटी है। फिर कहा, रिया बेटे, वंश को ले जाकर अपना कमरा दिखाओ, खेलो और कुछ खिलाओ पिलाओ। वंश का इतना कहना था कि रिया वंश का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। उसका कमरा सबसे पीछे था, एकदम अलग थलग। इधर उदय के कमरे में थोड़ी ही देर में नौकर चाय नाश्ता ले आया। इधर उधर की औपचारिक बातों के बीच चाय नाश्ता शुरू हुआ। नेहा अधिकतर चुप ही रही। वह नवीन को यह भनक नहीं लगने देना चाहती थी कि उसकी कभी उदय के साथ घनिष्ठता थी। वह चुपचाप उदय को देख रही थी कि कितना बदल गया है वह। इस बीच नवीन के मोबाइल की घंटी बजी। वह तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसने उदय से कहा, सर बुरा मत मानिएगा, मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, एक जरूरी काम है। उदय के ठीक है कहते ही नवीन तेजी से बाहर निकल गया। एक पल के लिए नेहा का मन यह सोचकर कसैला हो गया कि आदमी अपने स्वार्थ के आगे इतना अंधा हो जाता है कि अपनी बीवी को दूसरे के पास अकेले में छोड़ जाता है। पर अगले ही पल वह अपने पुराने प्यार में खो गई। अब कमरे में केवल उदय और नेहा रह गए। थोड़ी देर के लिए तो वहां एकदम शांति व्याप्त हो गई। दोनों में से किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या कहें। वक्त जैसे थम गया था। बात उदय ने ही शुरू की, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम फिर मिलेंगे। मैंने भी। उदय खड़ा हो गया था। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हारी याद में कितनी रातें रो रो कर बिताई, पर क्या करता, मजबूर था। पढ़ाई पूरी करने और नौकरी करने के बाद मैं तुम्हारी खोज में एक बार आगरा भी गया था। वहां पता लगा तुम्हारी शादी हो गई है। इसके बाद ही मैंने अपनी शादी के लिए हाँ की। उदय भावुक हो गया था। नेहा की आंखों से आंसू झरने लगे थे। उसने बिना एक शब्द कहे अपने आंसुओं के सहारे कह दिया था कि वह भी उसके लिए कम नहीं रोई है। उदय ने देखा कि नेहा रो रही है तो उसने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछकर उसे सांत्वना दी। जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे आज भी इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। कहते हुए उदय नेहा के करीब आ गया और उसे गले लगा लिया। नेहा भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने प्रतिरोध करने के बजाय बस इतना ही कहा, कोई आ गया तो। उदय समझ गया कि नेहा को भी पुराने प्रेम प्रसंग को चलाने रखने में कोई आपत्ति नहीं है। बस सब कुछ छिपाकर सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। सॉरी यार, इतने दिनों बाद तुम्हें अकेले पाकर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। धीरज रखो, सब हो जाएगा, कहकर नेहा ने अपनी मादक मुस्कान बिखेरते हुए हामी भर दी। बदले में उदय भी मुस्कुरा पड़ा। नेहा को लग रहा था कि आज उसका पुराना प्रेम उसे वापस मिल गया। पर इस प्रेम प्रसंग को चलाए रखने के लिए यह जरूरी था कि नवीन की प्रमोशन हो जाए। इसी प्रमोशन के लिए तो नवीन उसे आज उदय के यहाँ लाया और उन्हें एकांत में छोड़कर चला गया। नेहा ने बिना किसी भूमिका के उदय को सब कुछ बता दिया। यह प्रमोशन क्या चीज़ है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहते हुए उदय ने एक बार फिर से नेहा के करीब आ गया। नेहा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और बनावटी नाराजगी दिखाते हुए बोली, मैंने कहा ना सब कुछ हो जाएगा, मैं तो शुरू से ही तुम्हारी हूँ, थोड़ा धीरज रखो। फिर वह रोशनी के कमरे की तरफ मुड़ गई। उसने कहा कि यहाँ बैठना ठीक नहीं है, पता नहीं किसी को शक हो जाए। नवीन काफी देर बाद लौटा। आते ही वह फिर आने का वादा करके नेहा और बेटे के साथ वहां से चल पड़ा। उससे रहा नहीं जा रहा था। वह रास्ते में ही नेहा से पूछ बैठा, क्या हुआ, प्रमोशन के लिए कहा कि नहीं। कहा तो है, कह रहा था कि देखूंगा। नेहा ने पर्याप्त सतर्कता बरतते हुए बताया, प्रमोशन हो जाए तो मजा आ जाए। नवीन अपने सपने में खोया हुआ बोला। 2-3 दिन बाद ही नवीन को प्रमोशन का ऑर्डर मिल गया। उसकी खुशी की कोई सीमा ना रही। दफ्तर से लौटते ही उसने मारे खुशी के नेहा को गोद में उठा लिया। अरे क्या हो गया, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। खुशी की बात ही है, जानती हो आज मेरी प्रमोशन हो गई। पिछले कई सालों से इंतजार कर रहा था मैं। सचमुच नए मैनेजर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। तुम सोच रही थी कि पता नहीं सुनेंगे भी कि नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी प्रमोशन कर दी। सुनो, छुट्टी के दिन उनके घर चलेंगे उन्हें धन्यवाद देने, नवीन खुशी में कहे जा रहा था। नवीन को खुश देखकर नेहा की आंखों में भी आंसू छलक आए। छुट्टी के दिन वे उदय के यहाँ गए। इसके बाद तो आने जाने का सिलसिला चल निकला। उदय नवीन को आर्थिक फायदा दिलाने की गरज से कंपनी के काम से बाहर भी भेजने लगा। अब तो
नवीन हर शाम दफ्तर से आते वक्त उदय के घर होकर ही आता था। रोशनी को भी मानो मुफ्त का एक नौकर मिल गया था। वह कभी नवीन को सब्जी लेने भेज देती तो कभी दूध लेने। नवीन बिजली, पानी, मोबाइल के बिल, रिया की फीस आदि भरने का काम भी खुशी से करता। उदय अगर कंपनी के काम से कहीं बाहर जाता तो वह नवीन को कह जाता कि मेरे घर का कोई काम हो तो देख लेना। वंश भी रिया से घुल मिल गया था, इसलिए वह भी अक्सर रिया के घर चला जाता और दोनों रिया के कमरे में घंटों बातें करते। उधर उदय और नेहा के दिल में प्रेम की पुरानी आग भड़क गई थी। वे अपनी सारी हसरतें पूरी कर लेना चाहते थे, इसलिए वे दोनों अपने में मगन थे। जब भी मौका मिलता नेहा उदय को फोन करके घर आने के लिए कह देती और दोनों एक दूसरे में खो जाते। कहीं कुछ और भी हो रहा है, यह जानने और समझने की उन्हें मानो फुर्सत ही न थी। उस दिन उदय काम से थककर रात में लगभग 8 बजे अपने कमरे से बाहर थोड़ी देर के लिए निकला तो उसने देखा कि रिया के कमरे की लाइट जल रही थी। पिछले कई दिनों से व्यस्तता की वजह से वह अपनी बेटी रिया से कायदे से बात तक नहीं कर पाया था। उसके दिल में आया कि रिया के कमरे में ही चलकर बातें करते हैं। अभी रिया के कमरे से वह कुछ दूर ही पर था कि उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसने सोचा कि शायद रिया की कोई सहेली आई है और वह उससे बातें कर रही है। यूँ जाना ठीक नहीं, खिड़की से झांक लेता हूँ कि कौन है। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मानो उसे चक्कर सा आने लगा। उसने देखा कि रिया और वंश आपत्तिजनक हालत में थे। वंश रिया से कह रहा था, तुम्हारे पापा और मेरी मम्मी का चक्कर चल रहा है। एक दिन मैंने देखा कि दोनों बेडरूम में एक दूसरे से लिपटे पड़े हैं। तेरे पापा का भी मेरी मम्मी से ऐसा ही रिश्ता है। एक दिन मैंने भी उन्हें सामने वाले कमरे में एक दूसरे के बहुत करीब देखा था। रिया बोली, क्या मज़ेदार बात है, तेरे पापा मेरी मम्मी से और मेरी मम्मी तेरे पापा से चक्कर चला रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कहकर वंश हंस पड़ा। लेकिन यार, वे लोग तो शादीशुदा हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। आगे कुछ सुन पाना उदय के बस में ना था। वह किसी तरह हिम्मत बटोरकर अपने कमरे तक आया और बिस्तर पर निढाल पड़ गया। आज वह खुद की निगाहों में ही गिर गया था। वह किसी से कुछ कह भी तो नहीं सकता था, बेटी तक से नहीं। अगर कुछ कहा और रिया ने भी पलटकर जवाब दे दिया तो वह खुद को ही दोषी मान रहा था कि अपने क्षणिक सुख के लिए उसने जो कुछ किया, अब उसी राह पर बच्चे भी चल पड़े हैं। उसकी हरकतों के कारण उसकी बेटी का भविष्य दांव पर लग गया। कितना अंधा हो गया था वह। रोशनी को भी क्या कहे, वह इन सब के लिए वह खुद जिम्मेदार है। शुरुआत तो उसने ही की। रात को उदय ने खाना भी नहीं खाया। रात भर वह दुख और पश्चाताप की आग में जलता रहा और रोकर खुद को हल्का करता रहा। सुबह होने से पहले ही उसने सोचा कि जो हो गया, रोने से कोई फायदा नहीं। फिर अब क्या किया जाए, इस पर वह सोचता विचारता रहा। थोड़ी देर में ही वह निर्णय कर पहुंच गया और सुबह होते ही उसने अपनी कंपनी के जीएम से फोन पर अपना स्थानांतरण करने का निवेदन किया। जीएम उसके काम से सदैव खुश रहते थे, इसलिए उन्होंने उसके निवेदन को स्वीकार करने में तनिक भी देर न लगाई। उसका ट्रांसफर उसी पल दिल्ली कर दिया गया। 3 दिन बाद उदय परिवार सहित दिल्ली की फ्लाइट पर सवार हो गया। किसी को भी न पता चला कि क्या हुआ। उदय ने सारा राज अपने सीने में दफन कर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।